आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने कुतुबुद्दीन तक इतिहास में जो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की है, कुतुबुद्दीन तक हम पहुंच चुके थे। आज हमारा टॉपिक है, आज हम इल्तुतमिश की चर्चा करेंगे। यानी इल्तुतमिश कौन था, किस प्रकार वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, किस प्रकार उसने शासन किया, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थीं, किस प्रकार वो सफल हुआ और इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण था, इल्तुतमिश का कौन पुत्र था और कौन पुत्री थी, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्यारे साथियों, हम बिना विलंब किए हम चर्चा करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश का शासन काल रहता है आपका 1210 से लेके 1236 तक, ये इसका शासन काल है। हम यहां पर इसकी चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों, हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन, अब देखो कुतुबुद्दीन का इल्तुतमिश कौन था, ये इल्तुतमिश जो था दामाद था, दामाद कह सकते हैं और गुलाम भी था। इल्तुतमिश दामाद और गुलाम, किसका दामाद था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, गुलाम था। पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इसे बाद में अपना दामाद बना लिया और ये इतना बुद्धिजीवी था कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ने शासन सत्ता गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ने शासन सत्ता संभाली, तो कुतुबुद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उतना समय उसे नहीं मिल पाया कि उस संगठित राज्य को, यानी उसने जो जीते राज्यों को एकत्रित नहीं कर सका और कुछ ही समय में मात्र 4 वर्ष की अवधि में वो चल बसा। यानी 4 वर्ष तक उसने शासन किया गौरी के बाद। अब उसे इतना समय, पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, इतना जीवित नहीं रहा और इसके बाद जो सत्ता संभाली तो वो सत्ता इल्तुतमिश ने संभाली। तो जो बिखरे हुए राज्य उसके पड़े हुए थे, उसकी शासन सत्ता बिखरी हुई पड़ी थी, उसको एकत्रित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इल्तुतमिश कौन था, दामाद था, बाद में पहले ये गुलाम था, बाद में दामाद बना है कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखिए इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, क्या क्या कार्य किया, इसने कौन कौन से सिक्के चलवाए, इस पर मैं चर्चा करता हूं। तो ये था कौन, अब इल्तुतमिश अब इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसने क्या क्या किया। देखें, इसको उपाधि दी गई रावत ए अर्श। एक तो इसे रावत ए अर्श की उपाधि दी गई और दूसरी उपाधि खलीफा के द्वारा दी गई। जो खलीफा था उसके द्वारा दूसरी उपाधि दी गई।
रावत अर्श जो उपाधि दी गई वो किसके किसके द्वारा दी गई? इस उपाधि को दिया था इमादुल मुल्क के द्वारा। मुल्क के द्वारा। इमादुल मुल्क कौन था? इमादुल मुल्क इसका दरबारी विद्वान था। ठीक है, तो इस प्रकार इल्तुतमिश अब ये गद्दी पर बैठा 1210 में। कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा है 1210 में। अब इसे काफी संघर्ष करना पड़ा। अब इसे क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। अब वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे दिल्ली सल्तनत का। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सुनिए कि नासिरुद्दीन ख्वाजा अपने आप को मुल्तान का स्वतंत्र शासक समझ बैठता है। उधर बंगाल बिहार में अली मर्दान खान वो अपने आप को स्वतंत्र शासक समझने लगते हैं। यानी कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद जो गौरी के अन्य गुलाम थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक मानना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले ये इसके सामने एक कठिनाई थी, जो अन्य जो राज्य थे उन पर जो ग्रामीण सूबेदार नियुक्त किए गए थे, अब वे इल्तुतमिश की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो अपने आप में स्वतंत्र शासक की भूमिका में देख रहे थे। उधर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। राजपूतों ने अपने जो ग्वालियर, कलिंजर, महोबा जो राज्य थे उनको अपने आप में स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इसके सामने बहुत बड़ी परेशानी थी कि जो स्वतंत्र शासक जो शासक नियुक्त किए गए थे, जो कुतुबुद्दीन और गौरी के शासन काल में जो उसके भूमिका निभा रहे थे, अब वो अपने आप को स्वतंत्र शासक की भूमिका में देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। इसने धीरे धीरे एक एक परेशानी का शमन किया, एक एक परेशानी को इसने उनको दमन किया और अपनी एकता के सूत्र में अपने शासन को लिया। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो काम कुतुबुद्दीन नहीं कर सका वो काम इल्तुतमिश ने किया। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब इल्तुतमिश का देखिए इसने क्या क्या किया। इल्तुतमिश के इसके कर थे चार प्रकार के कर थे इल्तुतमिश के। नंबर 1 जजिया, नंबर 2 जकात, नंबर 3 खुम्स, नंबर 4 खिराज। अब देखो जजिया क्या था, इनको आप देख सकते हैं। जजिया था एक हिंदुओं पर लगाया गया तीर्थ यात्रा कर था। जजिया क्या था? जजिया कर वो कर था जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा में लगाया जाता था, उनकी तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, ये जजिया था। जकात क्या था? जकात एक प्रकार का कर था जो अमीर मुसलमानों से लिया जाता था और गरीब मुसलमानों में बांटा जाता था, वो क्या था? जकात था। खुम्स लूट का धन होता था। खुम्स लूट का धन होता था। इसे 80% और 20% के रेशियो में सैनिक और राजा में बांटा जाता था। खुम्स क्या होता था? ये लूट का धन होता था। इसे 80% सैनिकों में बांटा जाता था
और 20% राजा के खजाने में जमा किया जाता था। ये खुम्स होता था। खिराज क्या था? खिराज भी एक प्रकार का भू राजस्व कर था जो गैर मुसलमानों के द्वारा लिया जाता था। यानी इल्तुतमिश के शासन काल में जो आमदनी का स्रोत था वो 4 प्रकार के कर थे। इल्तुतमिश के शासन काल में 4 प्रकार के कर से आमदनी यानी राजकोष एकत्रित होता था। ये इसके कर थे। और इसने क्या क्या किया देखें। इल्तुतमिश ने और क्या किया? इसने चांदी का टका, तांबे का जीतल चलवाया। सॉरी, चांदी का टका, तांबे का जीतल चलवाया। ये किया इसने। और क्या काम किया इसने? और इसने किया कुतुब मीनार को पूरा करवाया। जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को इसने पूरा करवाया। ये बात हुई। और क्या किया इसने? और एक काम किया, दिल्ली में अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनवाया। अपने पुत्र की याद में मकबरा बनवाया जो फादर ऑफ टॉम के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे पहला मकबरा था। ये काम इसने करवाया। और क्या किया इसने? और इसने किया यानी अपने शासन में एकता प्रणाली की शुरुआत की। यानी जैसे इसने अपने साम्राज्य को क्या किया, जैसे इसका साम्राज्य मान लो इतना बड़ा साम्राज्य है, तो इसने ऐसे इस साम्राज्य को बांट दिया और जगह जगह पर यानी छोटे छोटे एकतों में बांट दिया। और यहां पर इक्तेदार नियुक्त किए। अपने साम्राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और वहां पर इक्तेदार नियुक्त किए और वही इक्तेदार राजस्व वसूल करके राजा के कोष में जमा करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश ने ये कार्य किए। ये 4 प्रकार के कर थे, ये इसने कार्य किए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। दिल्ली में अपने पुत्र की याद में फादर ऑफ टॉम का निर्माण कराया। तांबे का जीतल और चांदी का टका चलवाया। ये इसके प्रमुख कार्य थे। अब यह एक दूरदर्शी, अब इसके बारे में कहा जाए, क्या ये एक दूरदर्शी व्यक्ति था? हाँ, 1220 ईस्वी में 1220 में ख्वारिज्म के शाह को चंगेजों के द्वारा हरा दिया गया और उसके पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया भारत। जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी
इसने अपनी सूझबूझ का परिचय देकर जलालुद्दीन मकबरनी की कोई सहायता नहीं की, क्योंकि अगर ये जलालुद्दीन मकबरनी को शरण दे देता तो चंगेज खां का आक्रमण दिल्ली पर होता, और चंगेज खां का आक्रमण दिल्ली पर होता तो उस वार को इल्तुतमिश रोक नहीं पाता तो दिल्ली को बुरी तरह, चंगेज खां का एक चैप्टर आएगा, चंगेज खां के इतने भयंकर आक्रमण है, वो इतनी निर्दयता पूर्वक आक्रमण करता था कि बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देता था। उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से आक्रमण करता था और मनुष्यों को यानी सेना को, प्रजा को गाजर मूली की तरह से काट देता था। उसे किसी प्रकार का रहम या किसी प्रकार की यानी इमारतों को नष्ट कर देता था। तो उस आक्रमण को इसने अपनी सूझबूझ का परिचय देकर इसे टाल दिया, क्योंकि अगर वो जलालुद्दीन मकबरनी को सहायता देता या उसकी सहायता करता तो चंगेज खां का आक्रमण निश्चित ही दिल्ली पर होता और दिल्ली सल्तनत को बहुत ही तरीके से बर्बाद करता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश एक दूरदर्शी व्यक्ति भी था। अब देखिए, इल्तुतमिश का पुत्र है रुकनुद्दीन। अब 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र रुकनुद्दीन, इसे गद्दी पर बिठा दिया जाता है, गद्दी पर बैठाया। ये क्या कौन सा था? एक अयोग्य था, अयोग्य, ये एक अयोग्य शासक है। ये अयोग्य शासक है। तो दिल्ली की जनता ने इसे पसंद नहीं किया और उसे गद्दी से उतार दिया। अब फिर इसके बाद इसकी एक पुत्री थी, ये पुत्र था और पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये एक योग्य चतुर, ये एक चतुर और योग्य महिला थी। इसके बाद जब दिल्ली की जनता ने रजिया का समर्थन किया, हालांकि में रजिया के समर्थन में दिल्ली की जनता ने तो रजिया का समर्थन किया, परंतु जो अमीर थे, जो दरबारी थे, 40 गुलामों का दल था, उस दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया। हाँ, इल्तुतमिश ने एक दल चालीसा का गठन भी किया था। इसने क्या किया था? दल चालीसा का गठन। इस दल चालीसा के जो सदस्य थे वो इस बात को नहीं चाहते थे कि हम एक स्त्री के अधीन कार्य करें, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। परंतु दिल्ली की अधिकांश जनता रजिया को सुल्तान बनाना चाहती थी और रजिया ने इस बात को दिल्ली की जनता ने साबित किया और रजिया को सुल्तान माना। और रुकनुद्दीन एक अयोग्य था। अब इसे रुकनुद्दीन को जो दरबारी थे, 40 गुलामों का दल था, वो इसीलिए पसंद कर रहे थे क्योंकि रुकनुद्दीन जो है वो अयोग्य है, जो हम कहेंगे उसके अनुसार शासन होगा। और रुकनुद्दीन था वो एक नाम मात्र का शासक था, करने धरने वाले सब कुछ चालीसा दल के सदस्य थे, इसीलिए वो इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अंत में सफलता रजिया को मिल गई, रजिया सुल्तान बनी। परंतु रजिया सुल्तान तो बनी, लेकिन इसके 1236 से लेकर 1240 तक शासन रहा। इस 4 साल के शासन काल में रजिया अनेक परेशानियों से घिरी रही और अंत में 4 साल के शासन में इसने किया। अंत में इस चालीसा दल के सदस्यों ने ही इसकी मृत्यु करवा दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान की चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमने इल्तुतमिश पर चर्चा की है।
इल्तुतमिश ने क्या क्या किया, कौन कौन से इसके शासनकाल में कर थे, कौन कौन इसे कौन सी उपाधि दी गई, और इसे उपाधि इसे एक तो रावत अर्श की द्वारा दी गई है, दूसरी एक उपाधि इसे दी गई सुल्तान आजम, दूसरी उपाधि है सुल्तान ए आजम। सुल्तान आजम 1229 में दी गई खलीफा द्वारा। तो दो उपाधियां मिली से, एक तो सुल्तान आजम की उपाधि 1229 ईस्वी में खलीफा के द्वारा दी गई, और रावत अर्श की उपाधि इमादुल मुल्क के द्वारा दी गई। इस प्रकार प्यारे साथियों दो उपाधियां मिली से वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 40 दल का गठन किया इसने। गद्दी पर बैठा रुकनुद्दीन इसका पुत्र था, वो एक अयोग्य था, दिल्ली की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया, और उसकी पुत्र रजिया सुल्तान थी, उसको दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया। अंत में रजिया को सफलता तो मिली, लेकिन 40 दल के सदस्यों ने रजिया का समर्थन नहीं किया, वो पहले भी नहीं चाहते थे। इसी कारण इन षड्यंत्रों से रजिया घिरी रही और मात्र 4 साल शासन कर सकी। और इल्तुतमिश ने अपने शासन को एकतों में विभाजित किया, प्रत्येक इक्तेदार नियुक्त किए, और इसने तांबे का जीतल ये चलवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, दिल्ली में अपने पुत्र की याद में एक मकबरे का निर्माण कराया। इस प्रकार ये इल्तुतमिश ने कार्य किए। प्यारे साथियों, आज के लिए यहाँ इल्तुतमिश की क्लास है वो समाप्त होती है। कल हम चर्चा करेंगे रजिया की। इल्तुतमिश ने क्या किया वो मैंने आपने बता दिया, और इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है उस पर मैंने चर्चा की। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद।